A very good morning, class. So, as I have received a lot of requests from my students who are going through the videos, so on their request, I have started with economics subject as well. And today, class, I am starting with the session by covering the different laws which are there in your syllabus. Because every year minimum 2 questions are compulsory asked on laws, and economics is incomplete without laws. तो अगर आपने इको में लॉ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? सो जैसे साइंस में आप लॉज पढ़ते हो वैसे इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है जो अपने को देश के कंडीशन के बारे में बताती है. And there are certain laws which exist in economics जो आपको पता होनी चाहिए. And all these laws are universal in nature. जैसे ग्रेविटी का लॉ है, न्यूटन का लॉ है, वैसे ही इकोनॉमिक्स के सारे लॉ खाली इंडिया में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सेम जाते हैं. So class, today I'm starting with chapter 2 utility analysis का law of DMU, जिसको बोला जाता है law of diminishing marginal utility. So without wasting much time, class, pay attention to the law. Now whenever you write law, class, हमेशा कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. So when I'm explaining law, the following things are essential. जब आप 8 मार्क का इकोनॉमिक्स का आंसर लिखते हो उसमें भी ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए. एंड लॉ को लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है. सो लेट्स सी वो तरीका क्या है एंड लॉ किन किन चीजों से बनता है. सबसे पहले लॉ का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है. तो आप 2 से 3 लाइन में लॉ का इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ये लॉ किसने दिया है और ये लॉ क्या बताना चाह रहा है. तो ये 2 चीजें हैं जो आपको कवर करनी चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट में. नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. जैसे साइंस में लॉ की डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ती है, इन द सेम वे इकोनॉमिक्स के भी लॉज वर्ड टू वर्ड मैच होने चाहिए. आप अपने वर्ड्स में लॉ का स्टेटमेंट नहीं लिख सकते. भले आप पूरा आंसर आपके उन वर्ड्स में लिखे, बट जहां पे स्टेटमेंट की बात आती है आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट शुड बी 19-20 वही डायलॉग जो उस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने दिया है. So this particular part of the law you have to be very very careful of. Next आता है हर लॉ एक टेबल या डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है जिससे समझाने वाले को और समझने वाले को दोनों को आसानी होती है. नेक्स्ट आता है assumptions. नाउ एक चीज याद रखना, लॉज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन assumption. हमने कुछ अज्यूम किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है और उस चीज में हमने ये देखा गया है कि बाकी सारी चीजों में ये फर्क पड़ता है और जो एक चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे क्या अलग फर्क पड़ता है. So that is why assumptions form a very important part of law. तो अगर आपको एग्जाम में लॉ का क्वेश्चन आता है तो अजम्पशन तक लिखना कंपलसरी है. उसके अलावा ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब है सारी दुनिया के लिए अप्लाई होता है, बस ये एक बंदा दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, वो अपने हिसाब से दुनिया चलाता है. So if you followed this line तो आपको समझ गया होगा मैं क्या बात कर रही हूँ. एक्सेप्शंस वो चीज है जिसमें लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है. लॉ ने जो बोला है उसका उल्टा एक्सेप्शन में देखने को मिलता है. तो जब हम लॉ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अजम्पशन और एक्सेप्शन में क्या फर्क है. तो अगर मैं बोलूं अजम्पशंस वो है जो लॉ के साथ चलते हैं. लॉ ने बोला ऐसा है तो अजम्पशन बोलता है हाँ ऐसा ही है. लॉ ने बोला नहीं है, अजम्पशन बोलता है नहीं है. मतलब आप बोल सकते हो गुरु और चेला.
गुरु ने बोला सही तो चेला बोलेगा सही, गुरु ने बोला गलत, चेला बोलेगा गलत। एक्सेप्शन है गुरु के हिसाब से नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो सही और गलत लगता है उसको फॉलो करना। किसी के दबाव में आके, किसी के कंट्रोल में आके आप खुद को कंट्रोल नहीं करते हो, आप अपने हिसाब से दुनिया को चलाते हो या फॉलो करते हो। सो एक एक करके हम ये पांचों के पांचों, 6 के 6 पार्ट्स इसमें कवर करने वाले हैं। So be with me class as we are starting with the introduction of law of DMU. So the very first line in your textbook tells you the law was first proposed by Professor Gosson, but it was discussed and covered in detail by Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics when it was published in 1890. So basically law of DMU प्रोफेसर गॉसन ने दिया था, लेकिन इसको एक्चुअल इंट्रोडक्शन में लाके एक्चुअली डिस्कस करके किस बंदे ने इसको इतना पॉपुलर बनाया? प्रोफेसर या डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। बुक का नाम लिख सकते अगर आपको याद रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890। ये लॉ समझाना क्या चाह रहा है? The law explains the common consumer's behavior in relation with utility WSC. Common consumer का मतलब हम और आप जैसे लोग, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और जिस वजह से बिजनेस चलता है। So business is run only for the purpose of not only making profit, पर वो प्रॉफिट कब बनाएंगे? जब हम उनके गुड्स, हम उनके सर्विस खरीदेंगे। So basically the law is based on common consumers behavior in relation to utility. Utility का मतलब मैं लिखा है WSC। अपना टॉपिक यूटिलिटी नहीं है बट शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। यूटिलिटी का मतलब है WSC, want satisfying capacity of a commodity. एग्जाम्पल, आपको बहुत प्यास लगी है, आप पानी पी लेते हो, प्यास बुझ जाती है। Can I say water has utility as आपकी प्यास जो रिक्वायरमेंट थी वो उसने पूरी करी। सर्दियों में अपने को स्वेटर्स लगते हैं, वुलन कपड़े लगते हैं। I can say in winter woolen clothes have utility because वो हमें ठंड से बचाते हैं। So utility का मतलब है आपकी जो नीड है, अगर वो चीज उसको सेटिस्फाई करती है, फुलफिल करती है, तो हम बोल सकते हैं वो चीज में यूटिलिटी है। ऐसे बच्चे जो पढ़ लिख सकते, किताबें उनको यूटिलिटी देती हैं, लेकिन वही किताब अगर मैं किसी अनपढ़ के हाथ में दे दूं तो या तो वो उससे बोट बनाएगा, नाव बनाएगा, एरोप्लेन बनाएगा, या उसको भेल वगैरह में यूज करने के लिए फाड़ के फेंक देगा। सो उनके लिए किताबों की कोई यूटिलिटी नहीं है। So I hope आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना होता है। Now coming to the second one, statement of the law. Statement word to word होना चाहिए। So आप पूरे स्टेटमेंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। हमेशा इकोनॉमिक्स के लॉ इन शब्दों से शुरू होते हैं, other things remaining the same. तो इसका मतलब क्या है? बाकी सारी चीजों में कोई फर्क नहीं होगा। हम जिस रिलेशन में लॉ की बात कर रहे हैं उसमें एक ही चीज को इम्पोर्टेंट रख के बाकी सारी चीजों को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। सो द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ स्टार्ट्स विद अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स from the increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. तो ये आपका स्टेटमेंट है। सो अभी देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। Other things remaining the same, बाकी सारी चीजें इक्वल है। The additional benefit which a person derives, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल मतलब एक के बाद एक के बाद एक, the additional benefit which a person derives
फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ थिंग। एडिशनल बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप चीज को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे। और बेनिफिट किससे मिलता है? ऑफ कोर्स कंजम्पशन से, किसी चीज से। तो पहली 3 लाइन क्लियर है, रिपीट करो। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक। अभी आपने बढ़ाते गया। फिर एक वर्ड आता है डिमिनिशेस। डिमिनिशेस मतलब गिरना। विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। सो लॉ बोलता है जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे, एक एक लेवल के बाद जैसे जैसे आपने यूनिट बढ़ाया, आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी, जैसे जैसे एक एक यूनिट बढ़ेगा। सो ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। तो लॉ क्या बताता है? तूने जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते गया, वैसे वैसे तेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब मुझे कैसे पता मैं मार्जिनल की बात कर रही हूँ? बिकॉज कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? एडिशनल। तो व्हेन यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कौन सा वर्ड आना चाहिए? एडिशनल बेनिफिट। मतलब कि एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द स्टॉक और कंजम्पशन, आपकी यूटिलिटी एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर कंजम्पशन के साथ गिरती जाएगी। सो अभी बिना देखे ट्राई करो क्लास। Other things being equal या remaining the same, the additional benefit which a person derives from the increase in the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. Clear है dialogue? So इस तरीके से आपने statement of the law लिखना है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस पार्ट में तो 101% आपको समझ में आ जाएगा। So the next part is schedule और diagram. Now इसको समझाने के लिए I'll introduce you to one of our special people. इनसे मिलिए, इनका नाम है नत्थु। देखिए आपको हाय बोल रहा है, आप सब भी इसको हाय बोलिए। हाय नत्थु, हाउ आर यू? सो नत्थु हमारे पास इसीलिए आया है बिकॉज उसे ये लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया प्रैक्टिकली जब उसके साथ ये हादसा हुआ। अब देखते हैं अपने नत्थु भाई के साथ क्या हादसा हुआ। नत्थु भाई की सेहत देखते से आपको पता लग गया कि वो कितना अच्छे से खाते पीते घर के। अपने नत्थु भाई को ये चीज बहुत पसंद है जो आजकल के काफी सारे बच्चों को पसंद है। एब्सोल्युटली करेक्ट, पिज्जा। लॉकडाउन में बेचारे नत्थु को पिज्जा भी नहीं मिला, तो जैसे ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक सेशन शुरू हुआ, पिज्जा देख के नत्थु के होश उड़ गए और वो खुशी से पागल हो गए। सो इतने टाइम के बाद पिज्जा देख के ऑफ कोर्स उसकी भूख बहुत बढ़ गई होगी, ऐसा उसे लग रहा था। बट वो एक चीज भूल गया, जितना वो सोच रहा है वो उतना खा नहीं पाएगा। तो देखते हैं अभी नत्थु के साथ हुआ क्या। तो आपको एक टेबल दिख रहा है। नत्थु ने पिज्जा देख के इतना खुश हुआ, जैसे आप देखते हो मिनिमम एक पिज्जा में अगर लार्ज साइज पिज्जा मंगाओगे तो उसमें 6 पीस होते हैं। अब नत्थु का पिज्जा उसके जैसा ही है, चीज से भरा हुआ, चीज क्रस्ट हेवी एकदम। उसने वो वाला पिज्जा मंगाया। अब पिज्जा में होते हैं 6 स्लाइसेस एंड नत्थु रेडी नहीं था किसी के साथ शेयर करने के लिए, तो नत्थु ने एक एक करके पिज्जा खाना शुरू किया। तो इसके लिए आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा यूनिट्स ऑफ एक्स, इन आवर केस इट इज नत्थु's पिज्जा। सो 1 2 3 4 5 6 स्लाइसेस मैंने यहाँ पे रखी है। जब सबसे पहला स्लाइस उसने खाया, जैसे आप देख रहे हैं, तो ही गॉट 10 मार्जिनल यूटिलिटीज। अभी तो पहला ही गया है पेट में, तो ठीक है। सेकेंड स्लाइस पे गया तो उसका पेट थोड़ा सा भर चुका था। इसके लिए नेक्स्ट स्लाइस ने उसको कितना यूटिलिटीज दिया? 8 यूटिलिटी, 2 से गिर गया। नत्थु को तीसरे स्लाइस पे भी जाना था, तो बोला चलो भाई खाते, बिकॉज अब उसका टमी आधा भर चुका है, तो उसको 6 यूटिलिटीज मिली। अब नत्थु भाई साहब आते हैं 4th स्लाइस पे।
अब वो धीरे धीरे खा रहा है, 10 मिनट से खा रहा है, उसका स्लाइस खत्म नहीं हो रहा है, बट लालच है ना, लालच है, जबान का स्वाद है, तो वो खाते ही जा रहा है। तो अब उसकी यूटिलिटी आ गई है 2 पे। फाइनली वो 5th स्लाइस उठाता है और 5th स्लाइस के साथ उसका पेट यहां तक भर जाता है। अब लिटरली उसका पेट फुल हो चुका है, साथ में कोक शोक चालू है उसकी, लेकिन नत्थु की नजरें उस पिज्जा से हट नहीं रही और उसका जबान रुक नहीं रहा। तो अब नत्थु सोच रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, बट मैं इस पिज्जा को अकेला भी नहीं छोड़ सकता, मेरा लास्ट आखिरी पिज्जा स्लाइस है। तो वो लालच में वो पिज्जा स्लाइस भी खा लेता है। बट आप देख रहे हैं उसकी शक्ल कैसी हो गई है, ये जबरदस्ती वाला स्लाइस है जो वो खा रहा है, जबकि उसको भूख नहीं है, बट जबान का स्वाद है, लालच है, तो वो खाते जाएगा। इसलिए आप देख रहे हो 6वें स्लाइस के बाद उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, -2। तो आपने देखा जैसे जैसे पिज्जा के स्लाइस बढ़ रहे थे, भूख शांत होती जा रही थी। फिर एक टाइम आया जब नत्थु का पेट भर गया, उस टाइम को बोलते हैं 0, जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया था। लेकिन जो एक स्लाइस बचा उसको वो छोड़ना नहीं था, लालच में जबरदस्ती उसने खाया, इसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो इस हिसाब से कैन यू से द टेबल शोज हाउ MU falls with every increase in consumption, becoming 0 and then negative also। तो 2 लाइन में आपको शेड्यूल एक्सप्लेन करना जरूरी है। इसी शेड्यूल को आप डायग्रामेटिकली अगर प्रेजेंट करोगे जैसे आप देख रहे हो, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना सकते हैं। एक्स एक्सिस पे पिज्जा स्लाइसेस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स लिखा है और वाई पे अपना मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट हुआ है। तो 1-1 सेंटीमीटर का फर्क रखा, 6 स्लाइसेस थी और 2 से 10 तक का टेबल लिखा, 2 4 6 8 10, और एक नेगेटिव आया तो आप देख रहे हो 0 के नीचे लिखा गया है द ग्राफ -2। सो जब उसने पहली स्लाइस खाई उसको 10 यूटिलिटी मिली, तो आपने देखा पहला डॉट यहाँ पे प्लॉट हो गया। जब सेकेंड स्लाइस खाया तो 8, थर्ड स्लाइस खाया तो 6, फोर्थ स्लाइस खाया तो 4, 5वें पे उसका टमी एक्चुअल में भर चुका था। तो 5वें पे आके यहाँ पे एक्चुअली टेबल वाइज अलग डायग्राम है, तो यहाँ पे अपना डॉट इधर आएगा 5वें पे। सो 5 पे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया था, लेकिन 6वें पे लालच के चक्कर में उसने और एक खा लिया। तो जब मैं ये लाइन को ऐसे ज्वाइन करूंगी तो मेरा एक ग्राफ आएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ दिस ग्राफ इज एज पर 7 यूनिट्स, अपन ने 6 यूनिट के हिसाब से ग्राफ बनाया है। सो जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो मेरा MU कर्व बन गया जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। 5th स्लाइस पे आके इट इज मीटिंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो कैन आई से द मार्जिनल यूटिलिटी 0, मतलब नत्थु पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो चुका था। At point number 6, I can shade this region because it represents negative marginal utility, जिसको हम बोलते हैं disutility also. So diagram can be explained like this. तो diagram से related आपको 2 लाइनें लिखनी है. So you can write on x-axis the units of x is shown and on y-axis MU is shown. MU curve slopes downwards from left to right. At unit 5, MU intersects with the x-axis and becomes 0. If the consumption is continued further, then MU becomes negative. That is, we can say there is disutility. So I hope अभी आपको लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा. So हम बढ़ते हैं point number 5, that is assumptions of the law पे. Now I have made a smart code जो आपको head points याद रखने में मदद करेगा. So if you want, you can go through the head point which I have made. तो आपका स्मार्ट कोड बोलता है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स इन HD वर्जन में देख सकते हैं आप ये मैच.
सो जो लेटर मैंने आर में हाईलाइट किए हैं वो आपके स्मार्ट कोड के लेटर्स हैं. सो द स्मार्ट कोड सेज राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स इन एचडी. तो जहां पे आर 2 टाइम आ रहा है और सी 3 टाइम आता है. तो एक एक करके assumptions देख लेते हैं. What are the assumptions which are related to law of DMU? सबसे पहला आर बोलता है rationality. Now what do you mean by rational? ये एक नॉर्मल बंदा होना चाहिए, आपके जैसा, मेरे जैसा, जो मेंटली भी स्टेबल है और जो नॉर्मल बंदा है. So consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. जैसे मैंने बोला, for a normal human being एक पिज्जा खाना नॉर्मल बात है ना, it's not that big deal. So that is why the very first assumption is rationality. तो अपने केस में है नत्थु एक नॉर्मल पिज्जा खा सकते हैं. The second R is reasonability. All the units of a commodity consumed are of reasonable size. जैसे मैंने बोला, एक लार्ज पिज्जा नत्थु के हिसाब से वो नॉर्मली खा सकता है, एक नॉर्मल पिज्जा जिसमें 6 स्लाइसेस आते हैं. So they are neither too big, neither too small. तो जंबो साइज पिज्जा नहीं मंगाया है और ना ही उसने छोटे बच्चे का स्मॉल साइज पिज्जा मंगाया है. उसने ऑर्डर किया 1 लार्ज साइज पिज्जा जिसमें 6 स्लाइसेस आती है, cheese burst pizza. So followed the 2 assumptions, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, it should be reasonable in size. So what are the 2 assumptions? Rationality and reasonability. बढ़ते हैं नेक्स्ट assumption के पास, C. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस किया गया है मार्शल ने, that is cardinal measurement. अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, नत्थु पिज्जा खा के उसको 10 यूनिट मिला, 8 यूटिलिटी मिला, 6 यूटिलिटी मिला. अपने नंबर में एक्सप्रेस किया तो आपको समझने में आसानी हुई ना कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, 10 8 6 4 2 0 -2 गिर रहा है. तो जब मैंने नंबर में एक्सप्रेस किया तो आपको अच्छे से समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ. सो कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है मेजरिंग इन नंबर्स. The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. Continuity. जैसे मैंने बोला, नत्थु एक के बाद एक कंटिन्यूअस खा रहा था. ऐसा नहीं कि उसने 3 स्लाइस सुबह में खाए, फिर उसने सोचा कि चलो दोपहर में 1 स्लाइस खाता हूँ, फिर बाकी 2 रात में खा लूंगा. नहीं, उसने 6 के 6 स्लाइसेस क्विक सक्सेशन, कंटिन्यूअस सक्सेशन में खाए. सो कंटिन्यूटी इज द नेक्स्ट assumption. All the units of the commodity are consumed in quick succession without any lapse of time. तो आई होप आपको चारों assumptions क्लियर है अभी तक. All right. So now next is another C because total 3 C आते हैं. Constancy. All the related factors like income, taste, habit, choice, like, dislike should remain constant. Marginal utility of money is also assumed to be constant. जैसे मैंने आपको बोला, नत्थु को सिर्फ और सिर्फ पिज्जा दिख रहा है, उसका जबान का स्वाद दिख रहा है और पेट भरना चाहिए. बाकी नो लाइक्स, डिसलाइक, पैसा, इनकम, टेस्ट, सब एवरीथिंग शुड रिमेन कांस्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इटसेल्फ किससे शुरू होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. सिंगल वांट. तो नत्थु का एक ही वांट था कि मेरे को मेरी भूख मिटानी है, मेरे को पिज्जा दिखा, मुझे पिज्जा खाना है और भूख मिटानी. उसका और कोई दूसरा इच्छा नहीं था, उसका एक ही इच्छा था. 7-8 महीनों बाद उसको पिज्जा दिखा, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको खाना है. So a given commodity can satisfy a single want of a person. The law assumes an experience of a single want which is completely satiable. That is, satiable मतलब satisfy होना at a given point of time. तो राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स खत्म होता है. Now we come to homogeneity. तो homogeneity HD पे आते हैं. होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसा,
तो आपको दिख रहा है पिज्जा यहाँ पे जो घूम रहा है, इट इज सारे स्लाइसेस एक जैसे हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक में चीज ज्यादा, एक में सिर्फ वेजिटेबल्स, ऐसा नहीं है. All the units of the commodity consumed are exactly homogeneous or identical in size, shape, color, taste, etc. सब एक जैसे होने चाहिए. Divisibility. Divisibility मतलब देखा ना हमने, इसके 6 हिस्से किए, एक पिज्जा के 6 हिस्से हो सकते हैं. So the law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. उसने पूरा पिज्जा एक साथ मुंह में नहीं डाला ना, एक एक स्लाइस करके खा रहा था. तो एक एक स्लाइस करके क्यों खा रहा था? Because it was divisible. आया समझ में? So with this, assumptions of the law of DEMU यहाँ पे खत्म होता है. इन सारे केसेस में हमने क्या देखा? ये सारे केसेस क्या बोल रहे हैं कि अपना जो MU कर्व है, जो आपने डायग्राम में देखा, इट स्लोप्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पे MU का कर्व नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ जाता है, मतलब बढ़ते ही जाता है. जैसे नथु ने एक एक स्लाइस खाते गया, बढ़ाते गया, उसका पेट भरता गया और यूटिलिटी कम होती गई, मन भरता गया. लेकिन ऐसे केसेस है जहां पे कितनी भी कमोडिटी बढ़े लेकिन आपका मन नहीं भरता. आप ऐसा नहीं बोलते, बस आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है. तो लेट्स सी क्या क्या केसेस है वो. ज्यादा केसेस नहीं है, 3 से 4 एक्सेप्शंस है और इसका भी स्मार्ट कोड बनाया है. अगर आपको पढ़ना है तो आप एस के थ्रू पढ़ सकते हैं. आकाश का या पाताल का, देवों में देव, बोलो हर हर महादेव. तो जो ऐसे आप देख रहे हैं, जो मैंने अल्फाबेट हाईलाइट किया है, ए, पी, एक्स और एम, ये आपके स्मार्ट कोड है. तो आकाश में हो या पाताल में हो, देवों के देव एक ही है जिन्हें हम बोलते हैं हर हर महादेव. सो यहाँ पे एम 2 बार आता है, उसके अलावा एच, पी और ए. तो टोटल 5 एक्सेप्शंस है. फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं है. आकाश का ए, एडिक्शन. एडिक्शन मतलब लत लगना. तो लत किसी की भी हो सकती है, दारू पीने की लत, जुआ खेलने की लत, है ना. लत किसी की भी हो सकती है. सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड, पीने वाले की बात हो रही है, that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. तो वो जितने पेग पे पेग मारेगा, वो ये नहीं बोलता बस, वो बोलता है और लाओ, है ना. पूरी बोतल खत्म हो गई तो नेक्स्ट बोतल चालू कर. तो कभी बस नहीं बोलता. तो क्या हम बोल सकते हैं MU received by drunkard में increase? Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all the addictions. लत लगना मतलब ये सारे केसेस में, हम कभी बस नहीं बोलते. However, this violates the assumption of rationality. अभी एक नॉर्मल बंदे के लिए 1 बॉटल 2 बॉटल पीना ठीक है, वो 10 बॉटल एक साथ नहीं मार सकता ना, भले वो बोलता रहेगा ला दो. बॉडी का कैपेसिटी होना चाहिए कि नहीं. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रैशनैलिटी की असम्पशन सैटिस्फाई नहीं हो रही. ठीक है. पावर, पावर मतलब ताकत, कंट्रोल करना. पावर में होना मतलब क्या, सब पे कंट्रोल होता है ना, हक जमा सकते, डोमिनेट कर सकते हैं. So again, this is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. और पावर चाहिए, मुझे और शक्तिशाली बनना है. लालच खत्म नहीं होता है ना. He desires to have more and more of it. However, again, this violates the rationality assumption. तो आया समझ में 2 एक्सेप्शन, पहला था एडिक्शन, दूसरा था पावर. अब आते हैं H, हॉबीज. हॉबीज का मतलब आपको जो सबसे ज्यादा चीजें करना पसंद है और आप कभी बोर नहीं होते. आप ये नहीं बोलोगे हाँ चलो पढ़ाई के बारे में एक बार, जिनको पढ़ना नहीं पसंद, अरे पढ़ाई क्या करनी है, बट यही चीज आप मोबाइल पे बैठ जाओ, पबजी का गेम ले लो जो अभी बैन हो गया है फिलहाल, थैंक्स अ लॉट. बीच में पोकेमोन आया था. हॉबीज, ड्राइंग पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है. दीज आर ऑल हॉबीज. मतलब आप कभी बोर नहीं होंगे. So in certain hobbies like collection of stamp, coins, paintings, music, reading,
law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपको और अच्छा लगता है, आप खुश होते हो. This increases the marginal utility. However, इससे कौन से assumption satisfy नहीं हो रहे? Homogeneity and continuity. Next आता है miser. Miser मतलब कंजूस, मक्खी चूस. कंजूस को जितना पैसा मिले वो बोलेगा क्या बस हो गया? नहीं, जितना पैसा मिलते जाएगा और जमा करते जाएगा, लेकिन खर्च करते समय मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कंगालपति, ऐसा बोलेगा, है ना? So in case of miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. So MU of money tends to increase with the increase in the stock of money. However, again, it ignores the assumption of rationality. And finally, coming towards the end, money. It is said that MU of money never becomes zero. It increases with the stock of money. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. Poor person जिसके पास पैसा कम है वो खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा. बट सेम चीज अंबानी या टाटास नहीं सोचेंगे. अगर अभी टमाटर का भाव 100 रुपए होता है, दाल चावल का भाव 300 रुपए तक जाता है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क किसको पड़ता है? मिडिल क्लास लोगों को या लोअर क्लास लोगों को जिनके पास पैसा कम होता है. So for them, the value of the marginal utility of money is more for poor than for the rich. तो इसी के साथ आपका लॉ ऑफ DMU खत्म होता है. However, these exceptions are not only apparent. Since they violate some or the other assumption of the law, they are not the real exceptions. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ DMU does not have real exception, तो आपका आंसर ट्रू है. अगर वो बोलते हैं the law of DMU has exceptions, not are have real exceptions, तो आपका आंसर डिसएग्री होगा, फॉल्स होगा. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे MU का कर्व ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, नीचे के नहीं. सो मिस्टर नथु पूछ रहे हैं कि आपको लॉ समझ में आया? तो हम बोलेंगे हाँ समझ में आया आपकी बदौलत. तो थैंक यू सो मच नथु कि आपके एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने इन बच्चों के लिए कुछ काम आ सके ताकि वो ये लॉ समझ सके. So I hope class you all follow with the lecture. If you did, please do mention in the comment section how did you like the video, and stay tuned because I'll be putting more videos related to laws of economics. So stay tuned, subscribe to my channel if you haven't, because there are more surprises and more videos to come which will be beneficial for you all to study the topics and get clear with them. So till then class, take care, stay safe, keep watching, keep studying. If any doubt, please let me know in the comment section. So stay tuned until we meet in our next lecture. So thank you so much class. I stop here for today.